अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज 9th की बायोलॉजी में हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ये बेटा जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 7 से है, जिसका नेम है बायो एनर्जेटिक्स। और बच्चों, बायो एनर्जेटिक्स क्या है? बायो जानदार को कहते हैं, जानदार के लिए लफ्ज़ बायो यूज़ किया जाता है, और एनर्जेटिक्स का मतलब होता है एनर्जी रिलेशनशिप्स। यानी इस चैप्टर में बेसिकली आपने पढ़ना है कि एनर्जी एक हालत से दूसरी में कैसे तब्दील होती है जानदारों की बॉडी के अंदर। अब ऐसे ही एक प्रोसेस हमने पढ़ना है जिसका नेम है फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि सूरज की एनर्जी जो कि सोलर एनर्जी है, उस एनर्जी को पौधे कैप्चर करते हैं और उससे बना लेते हैं ग्लूकोज, यानी सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं केमिकल एनर्जी में। तो आज हमने यही देखना है कि ये सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट की जाती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, और हम लोग बेटा ये जनरल मैकेनिज्म भी फोटोसिंथेसिस का देखेंगे। तो लेक्चर शुरू करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या है। तो फोटोसिंथेसिस की मैंने डेफिनेशन देखी, क्या लिखी है। फोटो का मतलब होता है बेटा लाइट, फोटो मीन लाइट, एंड सिंथेसिस मीन बनाना। फोटो मतलब रोशनी एंड सिंथेसिस मतलब तैयार करना यानी बनाना। अब फोटोसिंथेसिस का मतलब हो गया लाइट की प्रेजेंस में फूड बनाना। तो डेफिनेशन क्या है? आसान सी डेफिनेशन है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस से मुराद होती है ग्लूकोज बनाना फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से, एंड वाटर। दो चीज़ें इसके लिए चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, एंड क्लोरोफिल। तो दो चीज़ों को मिलाना है, एक बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है, एक वाटर है, और साथ आपको दो चीज़ें और चाहिए, एक सनलाइट एक क्लोरोफिल। तो ओवरऑल इक्वेशन बच्चों यूँ बन गई कि CO2 प्लस H2O, यही बेटा दो चीज़ें चाहिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, साथ सनलाइट, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको चाहिए क्लोरोफिल। अब बेटा क्लोरोफिल क्यों चाहिए मैं आपको बताता हूँ। क्लोरोफिल जो है ना, ये एक ग्रीन पिगमेंट होता है, सब्ज रंग का एक पिगमेंट है। पिगमेंट हम ऐसी चीज़ को कहते हैं जो लाइट को जज़ब कर सके और उस लाइट को इस्तेमाल भी करवा सके। लाइक हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए हम पे भी सूरज की रोशनी पड़ती है, हम तो नहीं करते फोटोसिंथेसिस क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है। तो जिस जानदार में क्लोरोफिल होगा वो एनर्जी को कैप्चर करेगा। पौधे में बेटा क्लोरोफिल है तो पौधा उस सनलाइट को कैप्चर कर सकता है। अगर हम में भी क्लोरोफिल होता, हम भी जाकर धूप में खड़े हो जाते यूं करके कि लो जी हम पे सूरज की रोशनी पड़ेगी, हम तो चार्ज हो जाएंगे। लेकिन हम चार्ज नहीं होते क्योंकि हम में क्लोरोफिल नहीं है, और सनलाइट एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए क्लोरोफिल चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे सोलर प्लेट नहीं होती, वो सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करती है और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है, ऐसे ही क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करता है और उसको केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अब इक्वेशन देखें, CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। बेटा बन गया C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस O2। ऑक्सीजन यहाँ पे है बाई प्रोडक्ट, यानी एक इजाफी चीज़ पैदा हुई। अब इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इक्वेशन जो सही बैलेंस करेंगे ना आप, सही जब बैलेंस करेंगे यहाँ पे आएगा 6CO2 12H2O, ठीक है, क्योंकि कार्बन इधर 6 है तो आपको इधर भी 6 लगाना पड़ेगा। वाटर के 12 मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, ठीक है, और ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है, साथ 6O2, ऑक्सीजन के भी 6 बनते हैं। अब 12 वाटर के मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं लेकिन 6 मॉलिक्यूल दोबारा बन जाते हैं। ये इक्वेशन है, कंप्लीट इक्वेशन, सही इक्वेशन ये है। लेकिन बेटा पता क्या, आप देखें कि 12 H2O यूज़ हुए, 6 दोबारा बन गए। जैसे मैंने आपको 12 रुपये दिए, दे के आपसे 6 फिर वापस ले लिए, ओवरऑल मैंने आपको कितने दिए हैं? सिर्फ 6 दिए हैं। तो इसलिए कभी कभी हम इक्वेशन को ऐसे भी लिख देते हैं कि 6CO2 एंड 6H2O और यहाँ पे 6O2, यानी H2O इधर लिखते ही नहीं है, हालांकि बनता होता है, लेकिन इक्वेशन को ना आप राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ कैसे कि 12 यूज़ हुए थे, 6 दोबारा बन गए, तो आप लिखते ही 6 हैं।
ठीक है। सो दोनों इक्वेशन ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस सिर्फ वो जानवर करते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। वो जानवर बेटा कौन से हैं? तमाम के तमाम पौधे, ऑल प्लांट्स, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी करते हैं, और तमाम के तमाम एल्गी। एल्गी का ताल्लुक फाइलम प्रोटिस्टा से होता है, ठीक है। ये फाइलम प्रोटिस्टा में से एल्गी भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है। अब हम देखेंगे जी फोटोसिंथेसिस के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, वाटर की भी और CO2 की भी। तो हम देखते हैं कि पौधा इन चीज़ों को कैसे जज़ब करता है। सबसे पहले मैंने लिखा है दीज आर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या होता है? ऐसी चीज़, ऐसा मॉलिक्यूल जो किसी दूसरे बड़े मॉलिक्यूल की तैयारी में इस्तेमाल हो। लाइक चाय पीते हैं ना हम, चाय के अंदर क्या होता है? चीनी होती है, पत्ती होती है, पानी होता है, मिल्क होता है, वो सारे रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल है वाटर भी, CO2 भी, लाइट भी। लाइट तो डायरेक्ट पड़ जाती है बाहर से। बाकी CO2 और H2O हम देखेंगे कि इनटेक ये पौधे में कैसे आते हैं। सो बेटा पहले आप देखते हैं वाटर का इनटेक। ये मैंने एक प्लांट बनाया है, ये देखिए इसकी रूट। अच्छा बट बेटा रूट जो होती है ना, रूट पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, उनको बोलते हैं आप रूट हेयर्स। यूँ छोटे छोटे हेयर्स, दीज आर रूट हेयर्स। रूट हेयर्स भला किस लिए होते हैं? रूट हेयर रूट की एक्सटेंशंस है, ये बहुत बारीक होते हैं। सो रूट हेयर के ज़रिए से ना वाटर रूट में एंटर होता है। वाटर का इनटेक आपको बता रहा हूँ, रूट हेयर के ज़रिए से रूट में वाटर दाखिल हो गया, फिर रूट के अंदर तक आ गया, यहाँ तक वाटर। अब रूट के अंदर पता क्या मौजूद होता है? जाइलम। याद है जाइलम? जाइलम जो है ये ना एक समझ लो मोटर है, पौधे की मोटर। ये मोटर उस पानी को पंप करती है और पत्ते तक लेके जाती है। सो यूँ पानी जो है रूट हेयर से तने के ज़रिए से होता होता पहुँच जाता है पत्ते तक, और पत्ते में ही फोटोसिंथेसिस होती है। इतना तो बेटा आपको पता ही है ना कि फोटोसिंथेसिस पत्ते में होती है, क्योंकि पत्ते में ही क्लोरोफिल होता है। जिथे क्लोरोफिल होना उत्थे ही फोटोसिंथेसिस होनी है। अब पानी तो ऐसे पहुँच गया जाइलम के ज़रिए से। अब हम देखते हैं CO2 कैसे आती है पत्ते में, क्योंकि CO2 की भी ज़रूरत होती है पत्ते को। सो बेटा ये एक पत्ता है, ये एक लीफ है। अगर आप लीफ के स्ट्रक्चर को देखें ना, मतलब ये समझ ले ये लीफ है बेटा, ये मेरा हाथ जो है ये लीफ है। पत्ता ऐसे ही होता है ना फ्लैट। अब पत्ते के नीचे, स्पेशली जो पत्ते की निचली लेयर होती है ना, वहाँ पे होती है एपिडर्मस। सेल्स की एक लेयर होती है बेटा पत्ते के नीचे साइड पे, उसको बोलते हैं एपिडर्मस। ये एपिडर्मस है। एपिडर्मस में ना कहीं कहीं होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपनिंग्स है, यानी कि पत्ते के निचली साइड पे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को आप बोलते हैं स्टोमेटा। पत्ते के अमूमन नीचे होते हैं। अब स्टोमेटा ये एपिडर्मस के सेल है जो मैंने ब्लू रंग से बनाए हैं, ये जो ग्रीन से बनाया है ये स्टोमेटा है। अब स्टोमेटा के ज़रिए से गैसेज अंदर चली जाती है इजीली, यानी CO2 अंदर आ गई। अब पत्ते के अंदर होते हैं ये वाले सेल, इन सेल्स को आप बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। ये सेल्स बेटा क्या है? मीजोफिल सेल। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इजीली मीजोफिल सेल तक पहुंच जाती है, और मीजोफिल सेल में फिर होती है फोटोसिंथेसिस। ये हो गया इनटेक ऑफ वाटर इन कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के ज़रिए से जाती है अंदर, और जो अंदर से गैसें पैदा होगी वो बाहर भी स्टोमेटा से निकलेंगी। फिर मैंने बताया जो वाटर है ये रूट हेयर्स के ज़रिए जाइलम तक और जाइलम से पत्ते तक पहुंचता है। अब पत्ते के अंदर दोनों चीज़ें पहुंच गई। अब होगा रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। सो बेटा देखते हैं फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। फोटोसिंथेसिस दो फेजेज में होती है। देयर आर 2 phases ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। 2 स्टेप्स में होती है फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है? जैसे कि नाम से जाहिर है लाइट रिएक्शन, इसमें लाइट यूज़ होती है। लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का वो स्टेप है जिसमें लाइट यूज़ होती है। लाइट रिएक्शन में लाइट यूज़ होती है, तो ये दिन के वक्त ये रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में नो यूज़ ऑफ लाइट, लाइट यूज़ नहीं होती। अच्छा बट बेटा कुछ बच्चे समझते हैं कि डार्क रिएक्शन शायद रात को होता है, ऐसे नहीं है। डार्क रिएक्शन के लिए लाइट नहीं चाहिए, तो दिन को भी हो सकता है रात को भी हो सकता है, दोनों तरफ, लेकिन ये सिर्फ लाइट रिएक्शन दिन को होगा। अब फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप देखते हैं लाइट रिएक्शन। इसमें लाइट एनर्जी इज़ यूज्ड, लाइट की एनर्जी यानी सनलाइट यूज़ की जाती है
टू मेक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, और फिर उस लाइट की एनर्जी से दो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। एक का नाम है बेटा ATP और एक का नाम है NADPH। तो लाइट रिएक्शन में दोनों चीज़ें बन जाती है, क्या? ATP, दूसरा NADPH। NADPH का मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ATP का आपको पता है कि ये एनर्जी वाला मॉलिक्यूल है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। NADPH का अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा बेटा, लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड में होता है। थाइलाकॉइड याद है? अगर नहीं याद तो मैं आपको याद करवा देता हूँ कि बच्चों जो ना जो क्लोरोप्लास्ट होता है पौधे का, ये ना पौधे का एक ऑर्गेनेल है, इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस इसमें होती है। इसमें ना यूं मेम्ब्रेन बाउंड थैलियाँ होती हैं, उन थैलियों को आप कहते हैं थाइलाकॉइड। ये जो सारी सैक्स है, ये सैक्स क्या है? थाइलाकॉइड। और अंदर एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को आप बोलते हैं स्ट्रोमा। जो फ्लूइड है वो है बेटा स्ट्रोमा, और ये जो थैली है इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। तो लाइट रिएक्शन होता है थाइलाकॉइड में, क्योंकि क्लोरोफिल इसमें होता है, थाइलाकॉइड में क्लोरोफिल होता है। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। अब लाइट रिएक्शन में दो चीज़ें बननी है, NADPH भी और ATP भी, और ये थाइलाकॉइड में होना है। दूसरी तरफ आप डार्क रिएक्शन को देखें तो डार्क रिएक्शन में ना CO2 को रिड्यूस किया जाता है। CO2 इज़ रिड्यूस्ड। रिड्यूस का क्या मतलब है? CO2 में हाइड्रोजन को दाखिल करना। अच्छा, CO2 में बेटा देखिए कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन नहीं है। ग्लूकोज में तीन चीज़ें होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कम है ना यहाँ पे, तो हाइड्रोजन ऐड की जाती है CO2 में, और फिर क्या बन जाता है? ग्लूकोज। एंड देन डार्क रिएक्शन में ATP एंड NADPH इज़ यूज्ड। जो लाइट रिएक्शन में दोनों चीज़ें बनी हैं, डार्क रिएक्शन में वो दोनों चीज़ें यूज़ हो जाएंगी। और डार्क रिएक्शन जो है इसमें नो लाइट इज़ यूज्ड एंड इन स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा में होता है। अब ये नीचे मैकेनिज्म देखें, ये मैंने बनाया है, आसान सा करके मैकेनिज्म है, ज़रा इसको देखें। ये है बेटा एक थाइलाकॉइड, यानी कि ये मैंने सिर्फ एक थाइलाकॉइड दिखाई है, ये वाली। इसमें कौन सा रिएक्शन होगा? लाइट रिएक्शन इन थाइलाकॉइड। अब लाइट पड़ी इस पे, ठीक है। लाइट जब पड़ती है तो लाइट की प्रेजेंस में ये ATP बन जाता है। लाइट की प्रेजेंस में ATP बन जाता है लाइट रिएक्शन में, ठीक है। दूसरे नंबर पे लाइट रिएक्शन में एक चीज़ यूज़ होती है जिसको आप बोलते हो H2O, वाटर। लाइट रिएक्शन में ही वाटर यूज़ होता है। वाटर जब यूज़ होता है, वाटर की ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज़ हो जाती है, तो O2 निकल गई, पीछे वाला क्या रह गया? हाइड्रोजन। वाटर की हाइड्रोजन यूज़ की जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ वो हाइड्रोजन क्या की जाती है। यहाँ पे बेटा जो आपके पास ये चीज़ है ना NAD+, असल में ये एक कोएंजाइम है। NAD+ क्या है? कोएंजाइम। इसका पूरा नेम है निकोटीन अमाइड। निकोटीन, N से मुराद है निकोटीन अमाइड, A से मुराद है एडिनिन, D से मुराद है डाई न्यूक्लियोटाइड। यानी कि निकोटीन अमाइड, एडिनिन, डाई न्यूक्लियोटाइड, ये कोएंजाइम है। कोएंजाइम हम एंजाइम के कोफैक्टर को बोलते हैं, ऐसा कोफैक्टर जो एंजाइम से अलग भी हो सके। अब NAD पॉजिटिव, कभी कभी इसके साथ P भी होता है। अब ये बन गया NADP पॉजिटिव, निकोटीन अमाइड, एडिनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट। यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। निकोटीन अमाइड, A से एडिनिन, D से डाइन्यूक्लियोटाइड और P से फॉस्फेट। निकोटीन अमाइड, एडिनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट। जब ये हाइड्रोजन ले ले, ये हाइड्रोजन को लेता है और इलेक्ट्रॉन को, फिर ये बन जाता है NAD पॉजिटिव जो है, यानी कि यूं करके NADP पॉजिटिव प्लस ये हाइड्रोजन आयन को लेता है और प्लस इलेक्ट्रॉन को लेके ये बन जाता होता है NADPH, ये चीज़। तो अब NAD पॉजिटिव पहले है यहाँ पे, ये वाटर में से हाइड्रोजन ले लेता है, ऑक्सीजन निकल गई ना, हाइड्रोजन बच गई, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाती है NADPH के अंदर। यानी कि बेटा NADPH में ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ से आया है? ये वाटर से आया है। अब लाइट रिएक्शन पूरा हुआ। लाइट रिएक्शन में क्या यूज़ हुआ? ATP भी, और क्या बना? ATP बना और NADPH बना। ये दोनों चीज़ें डार्क रिएक्शन में यूज़ हो गई। ये है अब डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन में बेटा क्या होगा? डार्क रिएक्शन में जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो उसका नाम होगा CO2।
कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, ऑक्सीजन है, कौन सी चीज़ नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है। अब ये जो NADPH है ना, ये हाइड्रोजन देता है। ये क्या देता है? हाइड्रोजन अपनी निकाल देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन मिल जाती है, तो यहाँ पे आपके पास बनता है ग्लूकोज, यानी C6H12O6। डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है। बाकी डार्क रिएक्शन में देखें, NADPH से हाइड्रोजन निकल गया, ये दोबारा बन गया NADP पॉजिटिव, टूट गया ना। सो डार्क रिएक्शन में NADP पॉजिटिव, हाइड्रोजन उसकी निकल गई। दूसरी तरफ डार्क रिएक्शन में ATP भी यूज़ हो जाता है, ATP की एनर्जी ग्लूकोज में आ जाती है, और ATP किस में टूट जाता होता है? ADP प्लस फॉस्फेट, PI अलग हो गया। सो ये है बेटा मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस का, और ये हमने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ी है। लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।